अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 आज हमने एक्सरसाइज 7C स्टार्ट करनी है। सो लेट्स रीड द पेज नंबर 104। बेसिक कंसेप्ट्स आप ले लें कि हमने एक्सरसाइज 7C में क्या करना होगा। सो हियर इज़ द टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस जब भी हमारी बात होती है डैट जस्ट अबाउट द कॉमर्स और दी बिज़नेस रिलेटेड होती है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस की टर्म बेसिकली कॉमर्स या बिज़नेस में इन्वॉल्व होती हैं, उसमें हमें इनके बारे में देखा जाता है, इनके बारे में हमें मालूम होता है। सो टुडे कॉमर्स इज़ प्रॉबेबली द मोस्ट कॉमन एक्टिविटी इन डेली लाइफ। जो हमारे कारोबारी ज़िंदगी में कारोबारी जो हमारे हैं एक्टिविटीज़, ये हमारी मोस्ट कॉमन है डेली लाइफ में। इट इन्वॉल्व सेलिंग एंड ट्रेडिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्राम एक्सचेंजिंग मार्बल्स टू सेलिंग फर्नीचर इन द शॉप टू बैंकिंग। इसमें अब क्या हो सकता है, इन्वॉल्व होती हैं सेलिंग एंड ट्रेडिंग गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें गुड्स का मतलब यही होता है कि जो थिंग्स हैं, जैसे अगर इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं या अगर मैकेनिकल कुछ हैं, किसी टाइप की भी गुड्स। ठीक है, सर्विसेज में इस तरह किया जाता है कि जैसे कि कोई होटल वगैरह हैं या इस तरह की चीज़ें हैं तो वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर हॉस्पिटल्स हैं तो वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स अगर हैं तो वो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फ्रॉम एक्सचेंजिंग मार्बल्स टू सेलिंग फर्नीचर इन अ शॉप टू बैंकिंग, जिसमें हम अगर कोई मार्बल्स हमने सेल करनी है या फर्नीचर करना है या अगर बैंकिंग हो रही है, ये सारी क्या है कॉमर्स की फील्ड में आ रही हैं। कॉमर्स मीन बैंकिंग बेसिकली अगर कहा जाए तो। So, commerce makes heavy use of all aspects of arithmetic such as 4 operations. commerce में heavy use होता है arithmetic operation, जो basic 4 operations हैं उनका भी fractions more as percentages today, या जैसे अगर आजकल percentages fraction में basically percentages use हो रही हैं, ratio, proportion and all other to calculate cost, profit, loss, interest, investment, salaries, रॉयल्टीज़ एंड दी डिविडेंड्स। ये सारी जो हमारे हैं ये कॉमर्स की फील्ड में टर्मिनोलॉजीज़ ये सारी यूज़ हो रही हैं। ठीक है, इनमें से हम बहुत सारी टर्मिनोलॉजी से फेमिलियर हैं, जैसे रेशियो, प्रोपोर्शन सारा है, जो बेसिकली अब हमारे पास नई टर्मिनोलॉजीज़ आएंगे इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में हमने करना होगा। दैट इज़ कॉस्ट, प्राइस, लॉस, इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट किस तरह की होती हैं, और सैलरीज़ का तो आप लोगों को आइडिया होगा। बाकी रॉयल्टीज़ जो हैं वो खुद मुख्तारियत होती है, जैसे कोई प्रोडक्ट ऐसा होता है जो किसी कंपनी का फ़िक्स होता है, या जैसे डिज़ाइनर ड्रेसेस होते हैं वो उनके कॉपीराइट होते हैं उनके, और वो ड्रेसेस कोई और नहीं बेच सकता, उस तरह की चीज़ें। ठीक है, रॉयल्टीज़ हो सकती हैं, और डिविडेंड्स मुनाफे होते हैं। ठीक है, मुनाफे को डिविडेंड्स कहते हैं। सो हम जो इस एक्सरसाइज में करेंगे प्रॉफिट लॉस, और हमारे पास जो होगा इंटरेस्ट हमारी नेक्स्ट, और इन्वेस्टमेंट वगैरह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। यानी बेसिकली हमारा इस एक्सरसाइज में प्रॉफिट एंड लॉस और फिर प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट के साथ हमने डील करना होगा। सो अब अगर हमारे पास टर्म्स हैं प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसका डेली लाइफ में क्या मीनिंग है। सो यहाँ पे जो एग्जांपल है इसको मैं आपको इन वर्ड्स बताती हूँ, सिंपल वर्ड्स बताती हूँ कि अगर एक वेजिटेबल वेंडर है, उसने 3000 की अगर एक वेजिटेबल्स ली और उसकी जो एक्सपेंसेस आए उस वेजिटेबल्स को मेन अगर मंडी हम अगर कहते हैं वहाँ से अपनी शॉप तक लाने में, सो उसमें उसको 150 असिस्टेंट के देने पड़े और लंच के और टी कॉस्ट के 200 ले लिए। सो उसका जो टोटल एक्सपेंसेस जो आए हैं ना वेजिटेबल के लिए वो 3000 प्लस 200 और 150 होगा। और फिर उसने एट इवनिंग में जब उसने सारी वेजिटेबल्स सोल्ड आउट की तो उसको 4800 रुपीज़ मिले। सो अब हमने चेक करना है कि क्या उसको प्रॉफिट होगा लॉस होगा। प्रॉफिट होने का मतलब ये है कि अगर उसके जो खर्च था उससे जो उसको इनकम मिली है एट द एंड ऑफ द डे या इवनिंग में जब उसको इनकम मिली वो अगर ज़्यादा होती है, और उसका जो दिन को खर्च हुआ था, सुबह के टाइम पे खर्च हुआ था, वो कम होता है, सो उसको प्रॉफिट मिलता है। और अगर ऐसा होता है कि अगर उसके एट द एंड ऑफ द डे अमाउंट जो आती है वो लेस हो जाती है जो सुबह के टाइम पे उसने खर्च किया, तब उसको लॉस होता है। ठीक है, अब इस एग्जांपल में क्या है कि उसने जो एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द डे किए 3150 और 200 रुपीज़ 3350 लिया, एट द एंड ऑफ द डे उसकी इनकम ऑफ द डे क्या थी, ₹4800। अब देखें कि इनकम उसकी जो एट द एंड ऑफ द डे ज़्यादा थी और जो सुबह उसका खर्च हुआ था वो कम था। इट मीन्स उसने प्रॉफिट अर्न किया है, उसको मोर मनी मिली है एज़ कम्पेयर टू हिज एक्सपेंसेस के वजह से उसको मोर मनी मिली है। इट मीन्स वो प्रॉफिट अर्न करेगा। सो सेल्स जो उसकी हुई उसमें से सेलिंग में से एक्सपेंसेस को माइनस किया तो प्रॉफिट उसका 1450, यानी इसने
कितने एक्स्ट्रा रुपीज़ उसको मिले थे उसकी एक्सपेंसेस से 1450। सो हम कहेंगे कि ये उसको प्रॉफिट मिला, ठीक है। सो a shopkeeper or retailer buys good for a wholesaler or a manufacturer for a certain amount। एक शॉपकीपर और रिटेलर गुड्स को बाय करता है किसी होल सेलर या मैन्युफैक्चरर से। मैन्युफैक्चरर कंपनी भी हो सकती है या बड़ी बड़ी शॉप्स भी हो सकती हैं, या उनको अगर हम आम अल्फाज में अगर आपको बताऊं तो गोदाम होते हैं। गोदाम में बेसिकली सारी चीज़ें पड़ी होती हैं और वहाँ से वो शॉपकीपर या रिटेलर्स लेके आते हैं फॉर अ सर्टेन अमाउंट। वो किसी खास अमाउंट के लिए ले जा सकते हैं। ही एड्स हिज डेली एक्सपेंसेस टू दी अमाउंट। अब वो जिस खर्च पे लेके आए हैं वो सारी गुड्स, उसमें वो डेली एक्सपेंसेस को भी ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे उसने ये जो 150 था वो असिस्टेंट की पेमेंट थी और लंच और टी कॉस्ट का 200 था, यानी डेली एक्सपेंसेस भी उनमें ऐड कर दें, विच गिव्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ सीपी फॉर शॉर्ट। तो ये ओरिजिनली हमें ये सारी क्या मिल गई थी, उसके एक्सपेंसेस यानी कॉस्ट प्राइस मिल गई थी, उसको सीपी हम कहेंगे। द शॉपकीपर एड सम अमाउंट फॉर हिज ओन प्रॉफिट। अब वो बेसिकली हर एक शॉपकीपर का ये होता है एम होता है कि उसकी जो उसका बिज़नेस है वो ग्रो करे। ग्रो कैसे करता है कि वो जितनी प्राइसेस पे चीज़ें ले रहा है उससे महंगी करके बेचे ताकि उसको प्रॉफिट मिले, उसको ज़्यादा अमाउंट वापस मिले। सो ही गिव्स द सेलिंग प्राइस और एसपी फॉर शॉर्ट। तो सेलिंग प्राइस वो देगा, एक फिक्स कर लेगा सेलिंग प्राइस जिस पे वो सारी गुड्स सेल आउट करेगा। सो उसको एसपी हम कहेंगे, विच इज़ प्राइस एट विच ही सेल्स द गुड टू द कस्टमर। अब वो प्राइस होती है सेलिंग प्राइस जिस पे वो अपनी चीज़ें सेल करेगा, गुड्स को सेल करेगा टू द कस्टमर। हम बेसिकली कस्टमर होते हैं, हमें वो सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टर्मिनोलॉजी जो यूज़ हुई वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पहले डिस्कस करते हैं। कॉस्ट प्राइस ये डेफिनेशन है, इज़ अ प्राइस एट विच अ सेलर बाइज अ गुड्स। बाइज मीन खरीदना, जो खरीदता है वो प्राइस कॉस्ट प्राइस कहलाती है, ठीक है। अलॉन्ग विद दी एक्सपेंसेस, डेली एक्सपेंसेस आल्सो, ठीक है। वो कंबाइन कॉस्ट प्राइस फिर टोटल कॉस्ट प्राइस होती है। लेकिन बेसिकली कॉस्ट प्राइस वही होती है जिस पे कोई चीज़ ली जाती है, ठीक है। जैसे अगर मैं अगर कहूँ कि एक रिटेलर की बात करें तो वो अगर कोई साइकिल लेके आता है, बाई साइकिल लेके आता है, वो 10,000 के लेके आता है, तो उसकी वो जो उसने मेन मैन्युफैक्चरर से ली थी या कंपनी से उसने वो बाई साइकिल मंगवाई थी वो 10,000 की थी, उसकी कॉस्ट प्राइस 10,000 है। अब सेलिंग प्राइस क्या है, इज द प्राइस एट विच आ सेलर सेल्स द गुड्स टू द कस्टमर। सेलिंग प्राइस, अब वो सेलिंग प्राइस खुद से फिक्स कर लेगा। लेट्स सपोज उसने 15,000 उस बाई साइकिल की प्राइस फिक्स की। अब देखें उसकी ख़रीद कितनी थी 10,000, अब उसने एक्स्ट्रा मनी लाई 5,000, 15,000 अपनी सेलिंग प्राइस बना ली। इज द प्राइस एट विच आ सेलर गुड्स सेल्स द गुड्स टू द कस्टमर। अब हमें वो जब बेचेगा तो वो हमें बताएगा कि इसकी प्राइस 15,000। अब एक्चुअली बैक हैंड पे कितनी प्राइस थी 10,000। सो अब इस केस में जब हमारी सेलिंग प्राइस वो ज़्यादा उसने बताई है, कॉस्ट प्राइस ओरिजिनली कम थी, तो प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट एंड दोनों डिफरेंस होते हैं सेलिंग प्राइस और कॉस्ट, लेकिन अब डिफरेंट पैटर्न में होता है। प्रॉफिट तब होता है जब हमारी सेलिंग प्राइस ग्रेटर होती है देन कॉस्ट प्राइस। जैसे हमारे केस में अभी बाई साइकिल उसने सेलिंग प्राइस ज़्यादा बताई ना 15,000, कॉस्ट प्राइस 10,000 कम थी, तो उसको प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा 5,000 का। 5,000 उसने एक्स्ट्रा अमाउंट ली हुई थी। लेट्स सपोज कुछ टाइम बाद वो जो बाईसाइकिल थी उसका ट्रेंड ख़त्म हो गया और कोई नए ब्रांड की बाईसाइकिल मार्केट में आना शुरू हो गई, तो जो पुरानी होती हैं बाईसाइकिल्स उनकी जो वैल्यू होती है कम हो जाती है। अब वही सेलर जो है जिसने वो 10,000 की बाईसाइकिल ली थी वो थोड़ी प्राइस कम करके बेचेगा ताकि उसके कस्टमर जो हैं वो इन्वॉल्व हों, वो थोड़े उनको अट्रैक्टिव लगे कि यही जो बाईसाइकिल थी कुछ टाइम पहले 15,000 की थी, अब वही जो शॉपकीपर है वो उसी बाईसाइकिल को लेट्स सपोज वो 8,000 पे सेल कर रहा है। अब देखें उसकी कॉस्ट प्राइस 10,000 थी, सेलिंग प्राइस उसने 8,000 अब फिक्स थी, तो उसने कम कर दी ना। अब वो लेस करे, लॉस को अपने आप को अपने ऊपर लॉस दे रहा होगा, लेकिन फिर भी वो चाहता है ये है कि उसकी चीज़ सेल हो जाए, तो लॉस भी बर्दाश्त कर लेगा। लॉस तब होता है किसी भी बायर सेलर को मेक्स दी सेलिंग प्राइस इज़ लेस देन द कॉस्ट, जब सेलिंग प्राइस लेस हो जाती है कॉस्ट प्राइस से। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। परचेज प्राइस प्लस एक्सपेंसेस। परचेज प्राइस वो जो इस पर हमने गुड्स खरीदी मैन्युफैक्चरर से या होल सेल डीलर के साथ से, और एक्सपेंसेस जो डेली एक्सपेंसेस थे उनको ऐड करें तो कॉस्ट प्राइस हमें या टोटल कॉस्ट प्राइस मिलती है। और सोल्ड प्राइस सोल्ड एट सेलिंग प्राइस होती है। इफ़ कॉस्ट प्राइस ग्रेटर हो सेलिंग प्राइस से तो हमें प्रॉफिट होता है।
दैन प्रॉफिट किसकी इक्वल होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। और अगर सेलिंग प्राइस, सो सेलिंग प्राइस अगर लेस हो कॉस्ट प्राइस से तो हमारे पास लॉस होता है, और लॉस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। सो नेक्स्ट पेज नंबर 105 पे देखें, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, इसके फार्मूलाज हमारे पास गिवन है। प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100% करना होता है, एंड लॉस परसेंट फाइंड करने के लिए लॉस बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100% होता है। और लॉस और प्रॉफिट विच एवर इज़ टू बी डिटर्मन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। लॉस हमने निकालना हो या कॉस्ट प्रॉफिट निकालना हो, ये ऑलवेज डिटर्मन किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है कॉस्ट प्राइस, यानी ये दोनों कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे है प्रॉफिट का आपको फार्मूला सिंपल बताया गया, SP माइनस CP, लॉस का CP माइनस SP, प्रॉफिट परसेंट का प्रॉफिट बाय CP मल्टीप्लाई 100% और लॉस परसेंट का लॉस बाय CP मल्टीप्लाई 100%। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज।